मेरा नाम बबलू है और यह घटना कई साल पहले की है जब मैं छोटा था। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में काम करते थे, इसलिए उनका ट्रांसफ़र हर 5-6 साल में एक बार हो जाया करता था। हम लोग मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में नए नए रहने आए थे। हमारी ज़िंदगी की ओरछा में नई शुरुआत हो रही थी और हम एक नए नए इलाके में रहने की आदत डाल रहे थे। शुरू में तो मुझे वहाँ पे काफ़ी बोर लगा, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे ना कोई मेरा दोस्त था, ना कोई हम उम्र जिससे मैं दोस्ती कर पाऊँ। कुछ दिनों यूं ही भटकने के बाद मैंने एक दिन रियलाइज़ किया कि हमारे घर के ठीक सामने ही एक हम उम्र लड़का रहता है, जिससे धीरे धीरे मेरी बातचीत और फिर दोस्ती हो गई। वह भी मेरे ही स्कूल में पढ़ा करता था और हम दोनों की क्लास भी एक ही थी। हम दोनों ही 10वीं क्लास में थे। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ ही स्कूल जाना और वहां से लौटना सब एक साथ करने लगे। एक दूसरे के साथ हमारा अच्छा समय बीतने लगा। 10वीं के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारी समर वेकेशन शुरू हो गई थी और हम छुट्टियों का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। शुरू के 1-1.5 हफ्ते हमने साथ में ही बिताए। हमने खूब मस्ती की, खूब खेले, आसपास के मंदिरों में जाना, वहाँ की नदियों को देखना, लोकल लोगों से दोस्ती करना। छुट्टियों में दिन दिन भर यही सब हमारा काम हुआ करता था। करीब 1.5 हफ्ते बाद उसने मेरे को बताया कि वह अपने गांव जाने वाला है छुट्टियां बिताने के लिए। उसकी ये बात मुझे थोड़ा सा चिंता में डाल गई, क्योंकि अगर ये चला जाएगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ समय बिताऊंगा। इसलिए मैंने उसको ओरछा में ही रुक जाने के लिए बोला। इसके जवाब में उसने मेरे को ही अपने साथ गांव चलने के लिए बोला। चल मेरे ही गांव चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ है, एक नया एक्सपीरियंस होगा, तेरे को भी मज़ा आएगा। उसका गांव राजस्थान के कोटा में था। हमारे दोनों घरों के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि हमारे पापा और उसके पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे। मेरी फैमिली ने भी बिना किसी समस्या के हामी भर दी और हम दोनों की योजना के अनुसार 2 दिन बाद हम उसके गांव के लिए निकल पड़े। हम दोनों की योजना थी कि हम पूरा गांव अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, वहां कुछ अच्छा समय बिताएंगे। हम दोनों उसके गांव पहुंचे। पहले तो कुछ दिन बहुत अच्छे से कटे। फिर एक दिन उसने मेरे से कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुझे आज अपना पूरा खेत दिखाता हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी और हम दोनों खेत की तरफ चल पड़े। खेतों में पहुंचते पहुंचते शाम का वक्त हो गया था। करीब 6:30 बजे का समय था। अचानक हमारी नज़र एक पुराने कुएं पे पड़ी। कुआं बहुत गहरा और बहुत ही प्राचीन लग रहा था। मेरे दोस्त ने मेरे से कहा, चल कुएं में तैरते हैं। मैंने कहा, यार मुझे तो तैरना आता नहीं है, तुम ही तैर लो। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार करो, मैं तैर कर आता हूँ। यह कहकर उसने गहरे कुएं में छलांग लगा दी। उस समय कुएं में कूदकर तैरना बच्चों का एक आम खेल हुआ करता था। वो अंदर तैरता रहा और मैं बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो काफ़ी देर तक तैरता रहा। उसको तैरते तैरते करीब 2 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी भी वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने कई बार उसे आवाज़ दी, अब तो बाहर आ जाओ, रात भी काफ़ी हो गई है, लेकिन वह बस यही कहता रहा, मुझे और तैरना है। धीरे धीरे मैं परेशान सा हो गया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। बाहर खड़े खड़े जब मैं काफ़ी परेशान हो गया तो मैंने उससे कहा, अब बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बुआ को बुला लूँगा। उसने जो जवाब दिया वो काफ़ी शॉकिंग था। उसने बोला, जो करना है कर लो। वह पहले कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं किया था और मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। मैं डरते डरते उसके घर गया और उसकी बुआ को सारी बात बता दी। कुछ देर बाद उसकी बुआ वहां पहुंची। बुआ जी ने भी उसको बाहर आने के लिए गुहार लगाई, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकला। एक बात बड़ी अजीब थी, वो किसी बात का जवाब तो नहीं दे रहा था, लेकिन पानी के अंदर बुड़बुड़ाहट जैसी कुछ अजीब सी आवाज़ वो बार बार निकाल रहा था। मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। शायद उसकी बुआ को भी ऐसा ही डर महसूस हो रहा था। बुआ जी ने फिर उससे कहा, तू अगर अभी बाहर नहीं आया तो मैं तेरे पापा को बुलाकर लाऊंगी। ये सुनते ही वह अचानक बाहर आ गया, लेकिन जब उसने कुएं से बाहर कदम रखा तो हमने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो गई थीं। उसकी त्वचा बहुत ही पीली और ठंडी लग रही थी।
जब मैंने उसको छुआ तो उसका शरीर जलते हुए अंगारों की तरह गर्म था। मुझे और उसकी बुआ जी को लगा कि कुएं में ज्यादा देर तक रहने से उसे बुखार हो गया है। हम उसे लेकर वापस घर लौट आए। घर आते आते भी उसका बुखार कम नहीं हुआ तो हमने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। शायद वो नींद का इंजेक्शन था और थोड़ी ही देर में उसके शरीर का तापमान सही हो गया और वो गहरी नींद में सो गया। ना ही उसने कुछ खाया था, ना ही कुछ पिया, लेकिन वो ऐसी निश्चिंतता भरी नींद सो रहा था जैसे कि शायद वो बेहोश ही हो गया हो। अगले दिन जब वो होश में आया तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। वो पागल जैसी हरकतें करने लगा था। वो अपनी बुआ और पापा को मारने की कोशिश करने लगा। उसके गले से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकल रही थी। वो आवाज उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से कोई और बोल रहा हो। हम दोनों ने उसे बहुत मुश्किल से रस्सी से बांध दिया, लेकिन उसने रस्सी को तोड़ने की भरपूर कोशिश की। मेरे साथ साथ उसके घर वाले भी काफी डर गए थे, क्योंकि अब वह बिल्कुल बदल चुका था। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि हम सब घबरा गए। वो मुझे धक्का देकर खेत के अंदर भाग गया। उसका धक्का इतना तेज था जैसे किसी गाड़ी ने मेरे को टक्कर मार दी है। मैं करीब 7-8 मीटर दूर जाके गिरा। मुझे थोड़ी बहुत चोट भी आ गई थी। चूंकि जमीन कच्ची थी, वहां बालू पड़ा था, इसलिए मेरे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पर इतना तो पक्का हो गया था कि ये धक्का इस उम्र का कोई बच्चा नहीं दे सकता। इस उम्र का कोई बच्चा तो क्या, कोई इंसान इतनी तेज किसी को धक्का नहीं दे सकता। उसकी इसी सब हरकतों से हम सब बहुत डर गए। उसकी बुआ ने फिर से सबको इकट्ठा किया और हम सभी ने उसे खोजने की कोशिश की। कुछ देर बाद हमने उसे खेतों के बीचों बीच सोते हुए पाया। हम सब ने मिलकर उसको उठाया और डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने उसे फिर से इंजेक्शन दिया और वो थोड़ी देर में शांत हो गया। इस बार सोते समय उसको उसके पापा ने थोड़ा ज्यादा ही निगरानी में रख लिया था और हल्की सी रस्सी से उसको जकड़ दिया। शायद उनको अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे के शरीर में शायद कोई और ही आत्मा है। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह फिर से वही सब पागलपन करने लगा। इस बार वह अपने हाथों से रस्सी तोड़कर भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन गांव वालों ने फिर से मिलकर उसको पकड़ लिया और कई सारी रस्सियों से बांध दिया। उसकी हरकतें अब पूरे गांव में खबर बनकर फैल चुकी थी। किसी ने कहा, यह ठीक होने वाला नहीं है, इसे किसी बाबा के पास लेकर जाओ। गांव के किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह पर हम उनके बताए हुए बाबा के पास अगले दिन उसको लेकर जाने का फैसला किए। अगले दिन जब बाबा जी ने उसको देखा तो अपनी कुछ पूजा करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद और सुपारी उसको दी। साथ ही कहा, किसी भी तरह ये सुपारी इसको खिला दो, तब कुछ असर होगा। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने और उसके पापा ने मिलकर उसको वह सुपारी खिलाई। कुछ देर बाद उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन बाबा जी ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बाबा जी ने हमें बताया कि अब उसे अम्बे माँ के मंदिर में ले जाना होगा। हमने उसे मंदिर ले जाने के लिए तैयार किया, लेकिन जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़े उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसने फिर से रस्सी तोड़ दी और अपने पापा को काटने की कोशिश की। इस बार सब लोग डर के मारे रोने लगे। हम किसी तरह उसे पकड़कर मंदिर तक पहुंचे। वहां के पुजारी ने तुरंत पूजा शुरू की और करीब 2-2.5 घंटे पूजा के बाद वो थोड़ा सा शांत हो गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुएं में डूबकर मरने के कारण गांव की एक युवती की आत्मा कुएं के अंदर तैरा करती है और कभी कभी तो वो कुएं के आसपास पेड़ों पे भी लोगों को दिखाई पड़ी है। यह खबर पूरे गांव में सनसनी की तरह फैली हुई थी, लेकिन चूंकि मेरा दोस्त अपने गांव से दूर ओरछा में रहा करता था, इस खबर से अनभिज्ञ होकर वो कुएं में तैरने चला गया और पंडित जी के अनुसार मेरे दोस्त के अंदर उसी बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था, जिसका निवारण अब पंडित जी कर चुके थे। अब वो आत्मा पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। पुजारी जी ने हमें प्रसाद भी दिया और कहा,
अब तुम्हें उस कुएं पर जाकर पूजा करानी होगी जहाँ वो गया था। इसके बाद तुम सीधे अपने घर लौट जाओ। उसके पापा, बुआ और हम सब ने ठीक वैसा ही किया और उस दिन के बाद से मेरा दोस्त बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगा। आज इस कहानी को कई साल हो गए हैं। अब उसकी हालत बिल्कुल ठीक है और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो ऐसे ही सामान्य रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त और जानने वालों के साथ हमारी कहानी शेयर कीजिए और आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो कृपया करके हमसे संपर्क साधें। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पे पॉडकास्ट करेंगे। धन्यवाद।